कोई देखे और ना ही प्रश्न उत्तर लिखकर भेजे। सिर्फ 4-6 जन ऐसे हैं जो रेगुलर लिख रहे हैं, बाकी को कुछ पड़ी नहीं है। तो आपसे ये विनती है कि जो भी वीडियो मैं भेजूँ उसको कम से कम देखकर होमवर्क तो करो, क्योंकि कब स्कूल खुलेगा इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। इसलिए पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ये मेरी आप लोगों से विनती है। तो आज मैं गद्य विभाग के पाठ 5, वैसे तो ये पाठ 15 है लेकिन गद्य का 5वां पाठ है, जिसका नाम है चार्ली चैपलिन यानी हम सब, पढ़ा रही हूँ। इसके लेखक हैं विष्णु खरे। इनका जन्म 1940 में छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचना एक और रूमानी समय में खुद अपनी आँख से सबकी आवाज़ के पर्दे में पिछला बाकी कविता संग्रह है। आलोचना की पहली किताब आलोचना है। सिनेमा पढ़ने के तरीके, सीने आलोचना, मरु प्रदेश और अन्य कविताएं, टी.एस. इलियट, यह चाकू समय, अंतिल्या योझे कालेवाला, फिनलैंड का राष्ट्र काव्य है। इनको प्रमुख पुरस्कार रघुवीर सहाय सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली का सम्मान, शिखर सम्मान, मैथिली शरण गुप्त सम्मान, फिनलैंड का राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द व्हाइट भी सम्मान प्राप्त हुआ। हर कलाकृति जितनी वह पढ़ी जाती है, सुनाई या दिखाई जाती है, उससे कहीं ज़्यादा होती है फिल्म को लेकर, शायद यह कुछ अधिक सत्य। समकालीन हिंदी कविता और आलोचना में विष्णु खरे एक विशिष्ट हस्ताक्षर हैं। उन्होंने हिंदी जगत को अत्यंत गहरी विचारपरक कविताएं दी हैं, तो साथ ही बेबाक आलोचनात्मक लेख भी दिए हैं। यहाँ पर इन्होंने चार्ली चैपलिन नामक हास्यपद कलाकार के बारे में कुछ बातें बताई हैं, जो इस प्रकार है। उसको हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे। चार्ली चैपलिन एक ऐसे व्यक्तित्व वाले कलाकार थे जो हर उम्र के लोगों को प्रभावित किया। उनसे सब लोग प्रभावित हुए और वे अपने ऊपर लोगों को हंसने के लिए मजबूर किए। इसका कारण ये था कि उनकी जो फिल्म थी वह करुणा, एक ही क्षण में करुणा दिखाई देती थी और एक ही क्षण में हास्य दिखाई देता था। इसलिए दर्शकों को पता भी नहीं चलता था कि कब हास्य आने वाला है और कब करुणा। उन्होंने समाज में फैले हुए उच्च नीच व्यवस्था को समानांतर में लाके खड़ा कर दिया था, क्योंकि उनके दर्शक एक करोड़पति से लेकर एक रोडपति थे, और इसके अलावा जो है एक पागल से लेकर एक आइंस्टाइन बुद्धिजीवी भी हुआ करते थे। वे एक ऐसे व्यक्तित्व वाले कलाकार थे जो न सिर्फ भारत में ही पूरे विश्व पर अपने प्रभाव को छोड़ा। विश्व सिनेमा, विश्व जगत में उनका नाम सर्वोत्कृष्ट हास्य कलाकारों में ली जाती है। दो विश्व युद्ध होने के बाद समाज में सामंतवादी विचारधारा वाले लोगों में एक हास्य उत्पन्न करना एक चैलेंज का काम था, जिसे पूरा करने का काम चार्ली चैपलिन ने किया। सन 16 अप्रैल 1989 में उनका जन्म शताब्दी दिवस मनाया जा रहा था। उस समय चार्ली चैपलिन के द्वारा बनाए गए फिल्मों पर विशेष चर्चा हो रही थी। भारत में ऐसे विदूषक नहीं थे जो चार्ली चैपलिन के बराबर
हास्य के क्षेत्र में अपना नाम किया हो। इसमें अग्रणीय कोशिश करने वालों में राज कपूर का नाम आता है। राज कपूर ने आवारा, श्री 420 आदि फिल्में बनाकर फिल्म जगत में हास्य फिल्मों की शुरुआत की थी। उन्होंने कोशिश अच्छी की थी और उसमें बहुत सफलता भी प्राप्त किया था, लेकिन चार्ली चैपलिन के बराबरी में अभी तक कोई भी हास्य कलाकार नहीं आ पाए। चार्ली चैपलिन की फिल्में बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं पर आश्रित थी, जिनमें मेट्रोपोलिस, द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलिगारी, द सेवेंथ मील, लास्ट ईयर इन मारियनवाड, द सेक्रीफाइस जैसी फिल्मों को आप देख सकते हैं। उनकी फिल्मों में वे ही एक ऐसे बालक थे जो भीड़ में राजा को भी नंगा कह सकते थे और खुद को भी, जिस पर भीड़ हंस देती थी। जैसा मैंने बताया कि उनकी फिल्मों में बुद्धि की अपेक्षा भावनाओं पर जोर दिया जाता था। उसका एक कारण था कि जब वो छोटे थे तो उन्हें एक बार मलेरिया हो गया था और उनकी माँ उन्हें कहानी सुना रही, भाग रही थी, जिसके पीछे 3-4 लोग दौड़ रहे थे। वह अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी, लेकिन वह असफल रही। अंत में वह पकड़ी गई और उसे लोग पकड़कर ले गए। बाजार के लोग तमाशा देख रहे थे और उसे बचाने की कोशिश नहीं की। अब वो कसाई खाने में वो लोग ले जाकर उसका क्या करेंगे, इसका वो अंदाज़ा लगा लिए थे चैपलिन ने। इस घटना को देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ और वह घर पर आकर बहुत रोए। और दूसरी जो है उनके जीवन में भावनाओं का यह था कि उनके पिताजी उन्हें छोड़कर चले गए थे और उनकी जो माँ थी वह दूसरे दर्जे की कलाकार थी और बाद में वह पागल हो गई, जिनकी देखभाल वो करते थे। और एक जो है उनका जीवन जो था वो संघर्षमय था। अपनी नानी से उन्हें खाना बदोशी जीवन मिला, इसलिए उनके स्वभाव में घुमंतूपन भी आ गया था। भारतीयों से विशेष लगाव का एक अंदाज़ा यह लगाया जा सकता है कि जो जिप्सी थे वो भारत से गए हुए थे। उन्हीं जिप्सियों में से चार्ली चैपलिन थे, तो शायद उनके पिता जिप्सी रहे हों, जिससे उन्हें भारतीयों के प्रति उनका लगाव रहा हो, ये अंदाज़ा लगाया जाता है। उनका जीवन संघर्षमय रहा और वो कभी भी उच्च वर्ग और मध्य वर्ग को अपने जीवन में नहीं अपनाए। छोटे से जीवन से शुरू करके करोड़पति होने के बाद भी वो सामान्य जीवन जिए, जिसका दर्शकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। गांधी जी और नेहरू जी भी उनसे बहुत प्रभावित थे और उनका सानिध्य चाहते थे। चार्ली की फिल्म भाषा का इस्तेमाल कम करती थी, इसलिए उन्हें अधिक माननीय होना पड़ा। फिल्मों में कोई भी कॉमेडियन चार्ली तक नहीं पहुंच सका। इसकी जांच अभी भी बाकी है। इसका सबसे बड़ा कारण है चार्ली चैपलिन की किसी भी तरह से विदेशी नहीं लगते थे। भारतीयों के दिलों में वो बसते थे। भारत में होली को छोड़कर किसी भी त्यौहार पर खुद पर हंसने की अनुमति नहीं दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कभी कभार एक दूसरे पर हंस भी लेते हैं, लेकिन शहरी परिवेश में ऐसी छूट किसी को भी नहीं मिली है कि लोग दूसरे पे हंसे। ऐसी परिस्थिति में सभी अपने पर हंसाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है, जो चार्ली चैपलिन ने किया और उसमें सफल रहे। इसीलिए शायद वो लोगों के दिलों पर राज किए और भारतीय में कोई भी विदूषक उन तक नहीं पहुंच पाया। इसका कारण ये भी हो सकता है।
बहुत सारे जो है फिल्म बनी, कॉमेडियन पे बहुत सारी भारतीय फिल्म बनी, लेकिन उसमें जो है प्रेम को भी स्थान दिया गया। शायद इसकी वजह से वह बहुत अधिक सफलता नहीं प्राप्त कर पाई। अपने जीवन के अधिकांश हिस्सों में हम चार्ली से ही डील होते हैं, जिसके रोमांस हमेशा पंक्चर होते रहते हैं। हमारे महानतम क्षणों में कोई भी हमें चिढ़ाकर या लात मारकर भाग सकता है। अपने चरमतम शूरवीर क्षणों में हम कर्तव्य और पलायन के शिकार हो सकते हैं। कभी कभार लाचार भी हो सकते हैं, क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हो सकते। सत्ता, शक्ति, बुद्धिमान और प्रेम, पैसे के चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर हम चार्ली हो जाते हैं। इसलिए हम सब चार्ली हैं, चार्ली चैपलिन है, ऐसा हम कह सकते हैं। इस संस्मरण में कवि ने यही बात बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।